हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब जिसने देखा है प्रीवियस लेक्चर उसमें देखा होगा कि हमने टेंस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि विदाउट टेंस तो हम अभी ये जो दो टॉपिक्स हैं इनको हम कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ब की फॉर्म सब कुछ हमें उसके जो रूल्स हैं वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें भी वर्ब की जितनी इंफॉर्मेशंस हैं या कौन सी वर्ब कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, तो इसमें टेंस और वर्ब दोनों का ही यूज़ होगा। तो बेसिकली ये अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो कंडीशनल सेंटेंस इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम हिंदी में शर्तवाचक वाक्य भी बोलते हैं। शर्तवाचक वाक्य होते कैसे हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर तुमने ये किया तो मैं ये काम तुम्हारा करूँगी, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम किसी के सामने कोई शर्त रखते हैं, यानी कोई कंडीशन रखते हैं। कंडीशन के भी दो मीनिंग होते हैं वैसे। एक होती है हमारी स्थिति, यानी कि हमारी कोई स्थिति जो सिचुएशन है उसको भी कंडीशन बोलते हैं, और एक होती है शर्त। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो शर्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्तवाचक वाक्य है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशन का सबको पता है। ये बेसिकली ये देखिए आपके सामने टेंस का चार्ट है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, तो आज एक बार और देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईएस आएगा, और डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी इज एम आर भी आता है। परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट में हैज़ हैव आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन एंड हैव बीन, एंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेसिकली पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट एक ऐसा सेंटेंस इसमें टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बट डिड के साथ हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें भी कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड वॉज वर इसमें इंक्लूडेड होता है। परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में परफेक्ट में होती है, तो यहाँ पे हैड का यूज़ होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड हैड के साथ बीन जुड़ जाता है। देन ऐसे ही फ्यूचर का है, शेल विल का यूज़ होता है, यहाँ पे शेल आई और वी के साथ यूज़ होता है। अदर्स के लिए हम विल यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है प्लस आईएनजी भी होता है, शैल बी एंड विल बी का भी यहाँ पे यूज़ होता है। परफेक्ट में शैल हैव एंड विल हैव का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। होप के हमने ये जो प्रीवियस में पढ़ा था लेक्चर में टेंस को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ देखा था, तो वो आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ आप इतना डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कंडीशन। अ कंडीशन इज समथिंग दैट कैन ओनली हैपन इफ समथिंग एल्स अकर। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे सामने कोई भी कंडीशन है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। देखिए आपसे कोई भी कंडीशनल सेंटेंस की डिफाइन नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है, कैसे होते हैं, क्या वहाँ यूज़ होता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं हम जो इसमें यूज़ करते हैं, तो हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको आगे देखेंगे। अब ये देखिए एक एरर क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो जो इफ़ और अनलेस है, ठीक है, जो हमारा इफ़ है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और जो हमारा अनलेस है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो इफ़ होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और अनलेस होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव उसमें बात जो सेंटेंस में अगर बात निकल के आ रही है तो वो नेगेटिव होगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, यानी इफ़ है
तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, वहाँ पे पॉजिटिविटी की ही बात हो रही है, ठीक है। इसके साथ लेकिन अगर हमारे पास अनलेस है तो अनलेस के बिल्कुल साथ में नोट नहीं आ सकता, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अनलेस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर नोट नहीं आ सकता। अगर नोट आया है दैट मीन्स एरर है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना है कि जो अनलेस होगा उसके साथ नोट नहीं आएगा, उसके साथ क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। अगर दो सेंटेंस को जोड़ के हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, दो सेंटेंस हैं जिसमें कंजक्शन का यूज़ हो रहा है या फिर क्लोजेस का यूज़ हो रहा है, तब एक सेंटेंस में अनलेस के साथ नोट नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे सेंटेंस में नोट आ रहा है, तो वो पॉसिबल है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ के बनाया गया है, अगर एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में अनलेस के साथ नोट नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे सेंटेंस में नोट आ रहा है, तो वो पॉसिबल है, ठीक है। तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ अनलेस आ सकता है। लेकिन अगर अनलेस के साथ ही नोट आ रहा है, उसी के साथ पहले सेंटेंस में ही अगर नोट आ रहा है, तो वो एरर है, ठीक है। और इफ़ के साथ क्या होता है, पॉजिटिविटी होती है, यानी इफ़ है तो वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा, यानी चाहे वो नेगेटिव वे में लिखा हो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव ही निकल रहा होगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आएगा। तो दो चीज़ें हमें समझनी है कि जो इफ़ है, इफ़ के साथ हमेशा पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनके साथ इफ़ आता है, और जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पर क्या होगा, अनलेस होगा। लेकिन अनलेस के बिल्कुल साथ नोट नहीं आता है। ये तीन चीज़ें आप अगर याद करेंगे तो इसमें कोई गलती होने के चांसेस हैं ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एरर क्वेश्चन देख लेते हैं। एरर क्वेश्चन है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है। अब इसमें अगर सेंटेंस अगर हम बनाते तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या होता, कोमा होता, देन दूसरा सेंटेंस जो है स्टार्ट होता। तो अब यहाँ पर देखेंगे नोट है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बट हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, यानी कि ये पहले सेंटेंस में ही क्या हो रहा है, अनलेस के साथ नोट आ रहा है। तो यहाँ पर एरर क्या होगा बताइए। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि ये उनको कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होता है कि नोट नहीं आना है, ठीक है, तो एरर किसको दे देंगे, यू डू नॉट को एरर दे देते हैं कि ये गलत है। हाँ भाई वो गलत है, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए ये देखो ना, अनलेस नहीं आना चाहिए या इफ़ नहीं आना चाहिए। तो एरर हमारा कहाँ पर होगा, अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो एरर हमेशा हमें इफ़ और अनलेस में निकालना है कि इफ़ आना चाहिए या अनलेस नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान में रख रही है। तो हमारा एरर क्या होगा यहाँ पे, अनलेस होगा, कि अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा, ठीक है। सेंटेंस में वो डू नॉट वो तो डाल रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम कहाँ है कि अनलेस के साथ ये नहीं आ सकता। तो एरर किस में होगा, अनलेस में होगा, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब देखिए, डैश यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ठीक है। अब ये देखो, यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे, पॉजिटिव है, मतलब हार तो नहीं रहा है वो। ये सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है आपको ये पॉजिटिव है ना, इसमें कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही है कि भाई तुम हार जाओगे या तुम फेल हो जाओगे, पॉजिटिव बात हो रही है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश यू रन फास्ट यू विल नॉट विन द रेस। अब यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, सॉरी मैंने रीड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, दोबारा रिपीट कर देते हैं। डैश यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ये हमने हमारा हो गया था। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यस, यू डैश यू रन फास्ट यू विल नॉट विन द रेस। अब यहाँ देखिए नोट आ रहा है, कौन सा सेंटेंस बन गया ये, नेगेटिव, कि तुम नहीं जीत सकते, ठीक है। अगर तुम
तेज नहीं भागे तो तुम नहीं जीत सकते। तो यहाँ एक सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अनलेस आएगा। तो होप कि आपको इफ़ और अनलेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि जहाँ एक सेंटेंस पॉजिटिव है वहाँ पर क्या होगा, इफ़ आएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, नोट आ रहा है, तो वहाँ पे अनलेस आएगा। लेकिन ये भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अनलेस के बिल्कुल साथ में नोट नहीं आ सकता। अगर दो सेंटेंस जुड़कर बने हैं तो दूसरे सेंटेंस में नोट होगा, तो पॉसिबिलिटी है। अगर फर्स्ट में भी अगर नोट आ रहा है अनलेस के साथ तो वो गलत है। डैश यू रन फास्ट यू विल मिस द प्राइज। अब ये देखिए, अब इसमें देखेंगे हम इस एग्जाम्पल में, जैसे अब इसमें बात हो रही है हमारी मिस द प्राइज, मिस कर देना किसी चीज़ को, समझ रहे हैं। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। ठीक है, मिस यानी वो मिस कर देगा प्राइस को, तो यानी ये एक नेगेटिव बात हो रही है। ठीक है, ये तो एक नेगेटिविटी हुई ना। अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप ये सब प्राइस जो है आप मिस कर दोगे अगर आप तेज नहीं भागे तो, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव बात हो रही है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर अनलेस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब बताइए इसमें इफ आएगा या अनटिल आएगा, सॉरी अनलेस आएगा। देखिए, डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पॉजिटिव की बात हो रही है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। चलो एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये क्या है, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी किसी का भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, अब ये बताइए कि तुम फेल नहीं होगे, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब तुम फेल नहीं होगे तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पॉजिटिव। ये भी देखना है बेटा, अगर नोट आ रहा है लेकिन उसका जो मीनिंग है, मतलब हमें ट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन उसका जो वे है वो ऐसा निकल रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ आ जाएगा। क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव होने चाहिए, उनका जो मोटिव है ना बात कहने का सेंटेंस में, वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे आप फेल नहीं होगे, ठीक है, तो आप फेल नहीं होगे मतलब पास होगे। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम पास नहीं होगे। यहाँ पे इफ आएगा या फिर अनलेस आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद देखिए कि इसमें क्या आएगा, इफ आएगा या अनलेस। अगर आपने ये लास्ट क्वेश्चन कर दिया दैट मीन्स आप समझ गए हैं, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में समझ गए हैं, आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप करना। ठीक है, आंसर हम अपना नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है इफ़ और अनलेस की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, किसकी कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है और किसकी नहीं कर रही है, क्योंकि अगर किसी एक की कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे की नहीं करेगी, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसके टाइप्स हैं ओपन कंडीशन, इम्प्रॉबेबल एंड इमेजिनरी कंडीशन। ओपन कंडीशन जिसमें मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन हो गई, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई, यानी 3 टाइप्स की जो कंडीशन है हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक हमने इसमें ऐड कर लिया है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो हम आगे इन कंडीशंस को हम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
जो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे वो है क्लोज। ठीक है, क्लोज होता क्या है? ठीक है, कब आता है, कैसे सेंटेंसेस में बनता है? बेसिकली सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट, जो कि स्मॉल यूनिट मानी जाती है लेटर्स की। ठीक है, सबसे स्मॉल यूनिट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है सिलेबल, जिसे हम हिंदी में संधि विच्छेद भी बोलते हैं, से टी ए प्लस बी एल ई, टेबल, वर्ड्स को तोड़ना। आफ्टर दैट वर्ड आता है। ठीक है, वर्ड में क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट विच मेक्स मीनिंग, यानी कि ऐसे अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप जो कुछ मीनिंग बनाता हो। ठीक है, उनको हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड के बाद आता है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? जैसे ऑन द टेबल, यानी सेंटेंस पूरा नहीं है, शॉर्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द टेबल हो गया। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस हैं ऐसे जो जिसमें हम फ्रेज में यूज़ करते हैं बेसिकली, यानी छोटे छोटे टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज तक। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, जैसे फ्रेज तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे टेबल की बात का भी हम कर रहे थे कि ऑन द टेबल हो गया। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आफ्टर दैट सेंटेंस, जब ऑन द टेबल हो गया तो अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, द बुक इज ऑन द टेबल, ये क्या हो गया? हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। यानी जब ऐसे फ्रेज हैं, वर्ड्स हैं, वो सारे जो मिल जाते हैं, तो जब वो ग्रुप्स होता है ना वर्ड्स का, वो मिल जाता है तो वो सेंटेंस बनाता है, और ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट जो कि स्मॉल यूनिट होती है लेटर्स की, उसके बाद सिलेबल आता है जो संधि विच्छेद जिसे हम बोलते हैं। देन वर्ड आता है जो ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, जिसका जो एक मिलके एक मीनिंग बनाता है। आफ्टर दैट फ्रेज आता है, जिस हमने भी एग्जाम्पल भी लिया था, ऑन द टेबल। सेंटेंस आता है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी सेंटेंस जो होता है वो पूरा वर्ड्स का ग्रुप जो है वो बन के जो बनता है वो सेंटेंस बनता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन फ्रेज, सॉरी, हाँ, फ्रेज एंड सेंटेंस के बीच में आता है हमारा क्लोज। ठीक है, इन दोनों के जो मीडिएटर होता है वो क्या होता है? क्लोज। अब क्लोज क्या होता है? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, जो वर्ड का जो ग्रुप है, अभी हमने पीछे ये सेंटेंस लिए थे ना, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल नॉट पास, ऐसे ऐसे जो सेंटेंस हमने लिए थे, तो उनकी अगर हम बात करें, जो वर्ड्स का जो ग्रुप है जिनका थोड़ा मीनिंग निकलता है, और दो क्लोज को जोड़कर जो सेंटेंस बनता है, यानी दो क्लोजेस को जोड़कर और जिनका कोई मीनिंग भी निकल रहा है और उनको जोड़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज। यानी वर्ड्स का ग्रुप जिनका कुछ मीनिंग निकलता हो और दो क्लोज को जोड़कर सेंटेंस बनता हो, तो उसको हम कहते हैं क्लोज। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, या फिर यू विल नॉट पास। अब हम जो देखेंगे क्लोज को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, अ क्लोज इज यूजली ओनली पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज एंड कोऑर्डिनेट क्लोज। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो मेन क्लोज होता है उसको प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जो मेन क्लोज जो है, जैसे कि सबऑर्डिनेट के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे कि मेन क्लोज जो होते हैं उस पर जो डिपेंड करते हैं। सबऑर्डिनेट किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मेन क्लोज पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि अगर हम किसी पर डिपेंड होते हैं किसी काम के लिए, तो उसी तरह से जो सबऑर्डिनेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मेन क्लॉज पर, क्योंकि मेन क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और सबऑर्डिनेट किसके हेल्प से बनता है या किस पर डिपेंड रहता है, मेन क्लॉज पर। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, किसी दो सेंटेंस को जब हम जोड़ के बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है ना जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे इसमें अगर हम इजीली याद करना चाहें तो कोऑर्डिनेट में फैन बॉयज़ के नाम से याद कर लो, तो इससे हमें पता रहेगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, ऐसे कंजक्शन हैं जिनको हम याद रख सकते हैं कि वो अगर आएंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज ही होंगे। जैसे कि एफ से फॉर, ए से एंड से नॉट, बट, और, येट, सो। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये फैन बॉयज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ शी रन फास्ट शी विल विन द रेस। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यू विल पास है ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, और इफ़ वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इससे हमें याद रखना है कि ये तो हमारा हो गया यू विल पास, यानी ये हमारा हो गया हमारा बिल्कुल मेन क्लॉज। ठीक है, और जो जहाँ पर जैसे कंजक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। इसके साथ यू विल पास के साथ तो कोई कंजक्शन नहीं है ना, तो जहाँ पर कंजक्शंस आ रहे हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे बेटा रन की स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसे थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, मे बी टाइपिंग एरर हो गया है। इफ़ शी रन फास्ट शी विल विन द रेस, अगर वो तेज़ भागेंगी तो वो रेस जीत सकती है। तो इसमें क्या होगा, जो शी विल विन द रेस हमारा क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे कंजक्शन होगा वहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, और जहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा जहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं है वो हमारे मेन क्लॉज होंगे। अब यहाँ पे देखिए राम, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, राम रन फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बट किसका होता है, कोऑर्डिनेट में, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इससे हमें देखना है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज की जो फैन बॉयज मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद कराई है, जहाँ पर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो वो कौन सा क्लॉज हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओपन कंडीशन क्या है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि ओपन कंडीशन में यहाँ पे टू टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे दो सेंटेंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको देखना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई या फिर ई एस अगर लगा है तो जो दूसरी चीज़ें जो हमसे पूछी जाएंगी तो वहाँ पर शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन अगर शैल विल हमें दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पहले ही दी हुई है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस या फिर एस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ हर्षिता हेल्प्स मी, देखिए यहाँ पे एस आया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ये इनमें से। अब ये याद रखिए कि शैल आएगा, विल आएगा, ये कैसे देखेंगे, आई और वी के साथ हमेशा क्या आता है, शैल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शैल हेल्प। नेक्स्ट देखेंगे, गीता विल टीच यू इफ शी डैश कम हेयर डेली। गीता विल टीच यू इफ शी डैश, मतलब कम की जो फॉर्मेशन है करेक्ट वो हमें यहाँ पे डालनी है। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना कि यहाँ पे विल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और टीच यानी कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी दी हुई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो कम्स है उसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसकी, और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम की क्या होती है, कम ही होती है, और एस या ई एस इसमें लग जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, कम्स, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। लास्ट देखते हैं, इफ़ दे इनवाइट मी आई डैश द पार्टी, यानी हमारा जो अटेंड है वो हमें देखना है इसमें क्या आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, शैल और विल में से शैल, और अटेंड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अटेंड ही होती है। तो ये इजी रहा होगा आपके लिए समझना। बस हमें क्या चेक करना है, वर्ब की फॉर्म चेक करनी है, एस ई एस चेक करना है, शेल विल। अगर शेल विल है ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपोजिट कर देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस लग जाएगा। अगर एस ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो शेल विल में से हमारे पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ओपन कंडीशन से। इसके बाद आता है हमारे पास इम्प्रॉबेबल या फिर इमेजिनरी कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और अपोजिट में क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही इन्वाइटेड मी आई डैश अटेंड, मतलब डैश द पार्टी, अटेंड के साथ अब यहाँ पर क्या आएगा, इन्वाइटेड ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्वाइटेड जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो हम देखेंगे जो हमारी इन्वाइटेड है, जो इन्वाइटेड है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारी क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड की यानी वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और इसके साथ क्या ऐड कर देंगे हम, वुड, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, वुड अटेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ ही डैश मी आई वुड हेल्प हिम, ठीक है। तो इफ़ ही यानी हेल्प के साथ हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इसमें वुड आया हुआ है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमारा हेल्प है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हेल्प हो जाएगी, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ मोहन, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, इफ़ मोहन रन फास्ट ही डैश द प्राइज, ठीक है। मोहन जो है अगर तेज भागता है, रन फास्ट, सॉरी यहाँ पे इफ़ मोहन रन फास्ट ही डैश द प्राइज। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब की रन 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 होता है ना, तो फिर जो सेकंड फॉर्म अगर यहाँ पे दी हुई है तो आंसर में क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी वुड आ जाएगा, और गेट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गेट ही होती है, तो आंसर होगा हमारा ही वुड गेट द प्राइज। इफ़ मोहन रैन फास्ट ही वुड गेट द प्राइज, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ शी वुड, सॉरी शी वुड हेल्प यू इफ़ यू डैश हर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे वुड ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो आस्क की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होती है, ठीक है। शी वुड हेल्प यू इफ़ यू आस्क्ड हर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो सेकंड वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, लेकिन अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये रूल है बेटा, ये याद कर लोगे तो फिर इजी रहेगा सब कुछ करने में। इसके बाद देखते हैं इमेजिनरी कंडीशन, इसमें भी सेम ही है, बट इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी है, जो कि है हमारी बी और हैव की जो हमारी फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म है वो हमें याद रखनी है कि बी एक फालतू की वर्ब मानी जाती है, ठीक है, इसे बहुत यूज़ होती है पेपर में। इस बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड वॉज वर, थर्ड बीन, फोर्थ यानी कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिकल होता है, पार्टिसिपल होता है, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि बीइंग कौन सी हो गई हमारी,
बताइए, मैंने बताया था ना कि वर्ब की जहाँ पे आईएनजी जुड़ जाता है, हमारे वर्ब में जो आईएनजी अगर जुड़ जाता है तो वो किस में होता है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। मैंने वर्ब की फॉर्मेशन बताई थी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग तो ऐड हो ही जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, बीन है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो याद रखना है बी की जो फॉर्मेशन क्या है, इज एम आर, वॉज वर्ब, बीन, बीइंग एंड हैविंग बीन, ठीक है। ऐसे ही हैव है, फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड, हैड, हैविंग जो इसकी होती है आईएनजी लगता है, ठीक है। हैड प्लस आईएनजी क्या हो जाता है हमारा, हैविंग, ओके, ये याद रखेंगे। उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग हैड हो जाता है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है। वुड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताइए, अभी मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, क्या होगी, वॉज या वर। अब ये देखेंगे कि वॉज या वर में से यहाँ पर क्या इंक्लूड होगा, कि वॉज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, अगर यहाँ पर कंडीशन है तो आई के साथ वर आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ मैं आपको, ऐसे आपको शायद समझ में ना आए। मान लो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन ही है ना कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ सकता था, ठीक है, एक तरह की कंडीशन लगा लो। अब इसमें देखेंगे जैसे कि आई है, वी है, दे है या फिर अदर्स, कुछ भी अगर कंडीशन होगी तो इन सब के साथ क्या होगा, वर आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा। तो हमेशा ये सिंगुलर प्लूरल मत कर देना कि आई है तो वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा, वर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर है, इसका कोई सर पैर नहीं होता, जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। आई, वी, दे, अदर्स जो भी हैं, अगर ये कंडीशंस के साथ यहाँ पर हैं तो आई के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, वर आएगा। ये याद रखना है आपको, ये कंडीशंस हैं, अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, इफ़ ही वर हेयर ही डैश हेल्प यू, मतलब क्या आएगा, अब हेल्प की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए वर, यहाँ पे वर किसकी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पर हेल्प के साथ क्या आ जाएगा, वुड हेल्प। और हेल्प को चेंज क्यों नहीं किया है पता है ना, क्योंकि हमारे पास रूल में है ऑलरेडी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन, ये हमारी लास्ट कंडीशन है और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं जो मतलब एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश पास द एग्ज़ाम, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें क्या आएगा। अब ये देखें, इसकी कंडीशन देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी इम्पॉसिबल कंडीशंस में, ठीक है। इम्पॉसिबल जो कंडीशंस होंगी उनमें ही ये होगा। इम्पॉसिबल कंडीशंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है दोनों साइड, बस यहाँ पर हैड और वुड हैव की वो है, यानी अगर हैड आया हुआ है तो वुड हैव आएगा, वुड हैव आया हुआ है तो हैड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इफ़ ही हैड वर्कड, तो ये जो वर्कड है ये थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की और हैड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड तो आएगा ही आएगा, हैव भी आएगा। अब वर्ब की जो पास की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है,
पास्ड होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, समझ में आया? चलो और एग्जाम्पल करते हैं इसके। इफ़ शी कम्स लेट आई डैश अलाउ हर। अब अलाउ के साथ यहाँ पर क्या इंक्लूड होगा? इफ़ शी कम्स लेट। ठीक है, अब बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। अब क्या आएगा यहाँ पे? अब ये देखिए, मैंने इसमें ना कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस भी ऐड कर दिए हैं, मतलब ये सारे कंडीशंस के। एक बार मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, एक बार मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपका जो है इम्पॉसिबल कंडीशंस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये आपकी तीनों कंडीशन से रिलेटेड है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या आएगा। अब हमेशा ये याद रखना कि देखिए ES वाली कंडीशन है, दैट मीन्स ये ओपन कंडीशन वाली है। ठीक है, ES आ रहा है यहाँ पर, तो हमेशा याद रखना जहाँ पे वर्ब ES आ गया वो वहाँ पे क्या होगा? अपोजिट में क्या होता है? यहाँ पे वर्ब तो आता ही आता है और अपोजिट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी लेकिन अपोजिट में क्या होगा? प्रीवियस में मैंने समझाया था जब ओपन कंडीशन कराई थी तो वहाँ पर मैंने बताया था जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो अपोजिट में क्या होगा? शैल विल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ES आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी है? ओपन कंडीशन है। तो आई के साथ यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? शैल या विल? शैल, यस। और अलाउ क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अलाउ ही होती है तो फिर अलाउ ही इसमें रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आप घर में खुद से ये प्रैक्टिस करना, पता चलेगा आपको कि कितने आपने जो पढ़े हैं तो इसमें आपके कितने करेक्ट आए हैं। ठीक है, दे डैश द पार्टी, यानी अटेंड करनी है उसको पार्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा? अब इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है ये देखेंगे आप। दे के साथ यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस है, अटेंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सोचिए 5 मिनट। तो इसमें क्या आ जाएगा? दे वुड अटेंड द पार्टी। ठीक है, बेसिकली आपके लिए आपको खुद से करना है, मैं इसके अब आंसर्स आपको क्लियरफाई करती जाऊंगी साथ साथ। इफ़ ही डैश अ बर्ड ही वुड फ्लाई। वुड आ गया है ऑलरेडी, तो बी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बर्ड। मैंने बताया था आई हो, वी हो, कुछ भी हो, इट हो, दे हो, अगर आ रहा है कंडीशंस के साथ आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑलवेज वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। इफ़ वुड आई वुड हैव बॉट ट्रीट्स इफ़ आई गो टू द मार्केट। तो इनवाइटेड आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ही वुड। देखेंगे यहाँ पे जैसे आई वुड आया है, यहाँ पर आई वुड ऑलरेडी आ गया है तो क्या होगा? हैव भी आ रहा है। कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? इम्पॉसिबल कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की क्या होती है? गॉन होती है। ठीक है, इफ़ ही इन्वाइटेड मी आई डैश देयर। इफ़ ही इन्वाइटेड मी आई डैश देयर। इन्वाइटेड आ रहा है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्या है बताओ, सोचो। यहाँ पर ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हमारी सेकंड कंडीशंस में होती हैं, यानी कि हमारी जो इम्प्रॉबेबल है वहाँ पर हमारा सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड। और फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस क्या हो जाता है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा? वुड बी देयर। इफ़ ही इन्वाइटेड मी आई वुड बी देयर। इफ़ ही इन्वाइट्स मी, एस आ रहा है बेटा, ध्यान रखना, ओपन कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
शैल बी देयर। क्यों आया ये प्रीवियस, आप अपना देखना कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ लग रही है। यहाँ पे मैंने बता दिया ओपन कंडीशन लग रही है, तो उसमें रूल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया है। इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी आई डैश बी देयर। ठीक है, अब यहाँ पे बी के साथ क्या आएगा, ये देखिए यहाँ हैड इन्वाइटेड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड। क्या आएगा यहाँ पे, हैड इन्वाइटेड ऑलरेडी दिया हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे हैड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, वॉज वर। आगे बताइए बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने पीछे कराया है, ठीक है देख लेना। वर्ड इसकी होती है हमारी थर्ड फॉर्म, और बीन के साथ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वुड हैव बीन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए दिए थे मैंने, आप घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आएगा ये। तो यहीं पे हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो ख़त्म होता है। अगर आपने ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, प्रीवियस ईयर एग्जांपल हैं, ये सब कर लिए, तो आप कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ें। Thank you guys. For more updates, subscribe our channel Learning Empire and press bell icon. Stay home, stay safe.